स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि हिंदी में इसका नाम मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। ठीक, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम लोग रेट के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्लो रिएक्शन के बारे में बताया था, फास्ट रिएक्शन के बारे में बताया था, कौन कौन सी स्लो रिएक्शन होती हैं, कौन कौन सी फास्ट रिएक्शन होती हैं। काइनेटिक्स में स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि जब स्पीड की बात हो जाती है तो आपको ये पता चल जाता है कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी रिएक्शन स्लो है, क्योंकि स्लो वाली रिएक्शन से ही रेट डिफाइन होता है। और रेट में एक नया टर्म आप सुनोगे आज, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे स्लो रिएक्शन होती है, सबसे स्लो, जो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यानी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट की। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रेट की बात कर रहे हैं। अब देखो, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। क्या बन रहा है? सी प्लस डी। ए प्लस बी से क्या बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है। यानी कि ए और बी क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। देखो बच्चों, ए और बी क्या है? रिएक्टेंट हैं। और सी प्लस डी बेटा क्या है? प्रोडक्ट है। सी प्लस डी क्या है? प्रोडक्ट है। यानी कि ए प्लस बी अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हुए होंगे तो प्रोडक्ट सी प्लस डी इंक्रीज होना स्टार्ट हुए होंगे। इतनी बात समझ गए मेरी? क्लियर? क्यों ऐसा? देखो, अच्छा एक बात बताओ, ए और बी ने जब आपस में रिएक्शन की होगी और इनसे कुछ बन रहा है तो ए और बी भैया कम होना स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे? बताओ आप। यानी कि ए और बी जब कम होंगे तो सी प्लस डी प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। यानी कि जब ए और बी कम हो रहे हैं, सी प्लस डी बढ़ रहे हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा होगा। और ये कंसंट्रेशन में जो चेंज देखोगे, कंसंट्रेशन में जो चेंज देखोगे वो किसके अकॉर्डिंग देखोगे? टाइम के अकॉर्डिंग देखोगे। किसके अकॉर्डिंग देखोगे? टाइम के अकॉर्डिंग देखोगे। इसलिए रेट को क्या बोलते हैं? इट इज मेजर a change in concentration with respect to time. विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि किसी भी रिएक्शन में, यानी कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इसको आप लिख सकते हो डेल्टा सी। क्या लिख सकते हो? डेल का मतलब है चेंज और अपॉन डेल्टा टी। क्या लिखो? डेल्टा टी। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा टाइम के साथ, यानी कि जो भी चेंज करोगे आप टाइम के साथ, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। अब रेट में देखो दो रेट आते हैं, कौन कौन से? इसकी अब हम बात करते हैं। इसको देखो, एक बार आप नोट कर लो, मैं इसको नोट कर लो अच्छे से। अब देखो, अब अगर बात करें रेट के बाद, रेट में रेट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। देखो कौन कौन से रेट? यानी कि रेट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका एवरेज रेट और दूसरा आता है आपका इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस रेट। कौन कौन सा? एक आपका एवरेज रेट और दूसरा आपका आता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एवरेज रेट की। एवरेज रेट की, ठीक, बात क्लियर। एवरेज रेट, अब देखो एवरेज रेट में मतलब क्या है। मान लो ए प्लस बी ने आपस में रिएक्शन की, ए प्लस बी ने आपस में रिएक्शन की, और जब ए प्लस बी ने आपस में रिएक्शन की तो प्रोडक्ट बना सी प्लस। क्या अपना प्रोडक्ट? सी प्लस टू। यानी कि और रिएक्शन ए और बी आपस में बहुत धीरे धीरे रिएक्शन कर रहे थे। ए और बी बहुत आपस में बहुत धीरे धीरे मिल रहे थे। जब ये बहुत धीरे धीरे मिल रहे थे और प्रोडक्ट की तो फॉर्मेशन हो रही थी सी प्लस डी, यानी कि एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में, किसमें? लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है टाइम के साथ, उसको क्या कहते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, यानी कि लॉन्ग टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ टाइम के साथ, उसे क्या कहा? एवरेज रेट कहा। यानी कि अगर हम बात करें एवरेज रेट की, तो देखो कि दिस रेट मेजर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। दिस रेट मेजर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। अब देखो इसके आगे, यानी कि अब देखो इसमें आगे क्या आपको किस तरीके से ग्राफ पर एक बार क्वेश्चन पूछा जिपमर में, उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना ग्राफ पे। यानी कि आपको एक बेसिक बात पता चल गई कि एवरेज रेट को हम एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में मेजर करते हैं। ठीक, ये इतनी पूरी की पूरी बात आपको मेरी एकदम क्लियर समझ में आ गई। अब देखो इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ करता हूं, आगे चलता हूं। देखो अच्छे से समझना, एक रिएक्टेंट ए है और इससे पी प्रोडक्ट बन रहा है। एक रिएक्टेंट ए है और इससे क्या बन रहा है? पी प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि इसकी T1 टाइम में कंसंट्रेशन C1 है और T2 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन C2। पहले टाइम T1 था, यानी कि टाइम अलग था, बाद में टाइम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो देखो भाई यहां पर एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट हो रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मैं काफी बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट हो रहा है। अब जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो देखो भाई, ये देखो, अब ये ग्राफ, सर ये आपने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, सर हमें कैसे पता चलेगा ये ग्राफ किसका है, क्या है इस ग्राफ में? तो देखो भाई कि सर ये ग्राफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है आपने, सर या ये ग्राफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा है आपने। तो ये ग्राफ जो आपने लिखा है ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है। क्यों? आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया होगा, सर कैसे, आपको कैसे पता चल गया आपने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है? तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देख बेटा, ए अगर डिसोसिएट होकर, जैसे बर्फ है मान ले पिघल गई, ए अगर डिसोसिएट होके प्रोडक्ट बना रहा होगा पी, बर्फ पिघल गई, पानी बन गया, यानी प्रोडक्ट बन गया पानी, तो ए कम होना स्टार्ट हुआ होगा, और जब ए कम होगा तो इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। बोलो भाई, जब ए की कंसंट्रेशन कम होगी तो पी की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये ग्राफ किसकी? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यानी कि देखो टाइम के अकॉर्डिंग, ये देखो
कंसंट्रेशन ए की डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई और टाइम क्या हुआ, बढ़ने लगा। टाइम क्या हुआ, बढ़ने लगा। यानी कि टाइम देखो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और डेफिनेशन भी क्या बता रही थी, लॉन्ग टाइम इंटरवल। अब देखो T1 टाइम पर T1 टाइम पर T1 टाइम पर कंसंट्रेशन है C1 और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन है C2। T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, C2। अब बात आती है, ये ग्राफ मैंने देखो यहां पर लिख दिया, किसके रिस्पेक्ट में है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। कैसे, देखो जिपर पे क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अब अगर यहां पर मैं रेट लिखूं, तो अब अगर आप रेट की बात करते हो तो रेट लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। रेट क्या लिखोगे, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखोगे। ठीक, क्योंकि ये बात रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी लिखी है, अभी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिखी है। इतनी बात को समझना, किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। यानी कि रिएक्टेंट माइनस किसको बता रहा है, ये रिएक्टेंट को बता रहा है, और प्रोडक्ट किसको बता रहा है, सॉरी प्लस किसको बता रहा है, प्रोडक्ट को बता रहा है। इतनी बात क्लियर। अब देखो अगर इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो देखो मैं लिख रहा हूं पहले रिएक्टेंट। देखो मैं यहां लिख भी देता हूं कि रेट, यहां पर आर का मतलब लिखा हुआ है ये रिएक्टेंट, आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट, और माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा भैया एक बात बताओ, सब लोगों ने इंडिया में ही जन्म लिया है और विदेश में भी जन्म लिया होता तब भी कोई बात नहीं थी। क्या किसी की घड़ी में माइनस के 5 बजते हैं, कि अलबेली घड़ी हो मान लो किसी के पास, जिसमें माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7 बज रहे हैं। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और जब टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है तो देखो फिर यानी कि माइनस लगा हुआ है यहां पर। अब देखो यहां ग्राफ पर आ जाते हैं भाई। T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, C2 है, और T1 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, C1 है। ठीक, टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो अपॉन T2 माइनस T1, ये मैंने लिख दिया। देखो तो आप, ये तो हर बच्चा जानता है 5th 6th क्लास का भी, कि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं। अब देखो जरा, मैंने यहां पर लिखा है T2 माइनस T1, क्योंकि T2 ज्यादा टाइम है और T1 कम टाइम है, ग्राफ से आपको पता चल रहा है, तो टाइम निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर C2 है। देखो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, तो C2 है, तो ऊपर पहले कौन लिखोगे, C2 लिखोगे, और इधर कौन लिखोगे, C1 लिखोगे। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1। यानी कि फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि यहां पर देखो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि T2 टाइम पर कंसंट्रेशन है C2 और T1 टाइम पर कंसंट्रेशन है C1। तो आपने लिखा C2 माइनस C1। अब इस ब्रैकेट को खोल दिया तो क्या आ गया, जैसे ब्रैकेट खोलोगे जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि C1 माइनस C2 रेट आ गया, ये किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। क्लियर बात, रेट आ गया किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। यानी कि आपने, अब देखो जिपर में क्वेश्चन क्या पूछा था, कि ग्राफ दे दिया उसने इसी तरीके से और पूछ लिया कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ये एक्सप्रेशन नहीं दिया था इस ग्राफ को, कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन क्या होगी यहां पर, कि C1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C2, ये बात लिखी। C1 इज ग्रेटर देन ऑलवेज C2, ये बात उसने क्या किया था,
लिखा था, यही ऑप्शन में रखा हुआ था कि C1 इक्वल टू, चार ऑप्शन बनाए थे इस तरीके से कि C1 इज इक्वल टू C2, दूसरा था C1 इज लेस देन C2, तीसरा था C1 इज ग्रेटर देन C2 और चौथा था नन ऑफ दीज नॉट। इस तरीके से चार ऑप्शन बना रखे थे। तो आपको ये बात एकदम क्लियर, अब इसमें आपको ये तो बात समझ में आ गई। अब यही बात अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हो तो देखो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इस बात को आप कैसे लिखोगे, उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपने प्लस साइन, जहां पर आपने माइनस साइन लिया था वहां पर आपका कैसा साइन रहेगा, हमेशा प्लस का साइन रहेगा। यानी कि अब अगर आप अब इसको रफ करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। देखो भाई, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का वैसा ही बिल्कुल ग्राफ है, थोड़ा सा चेंज होगा कि जब देखो मैंने कहा था बर्फ से पानी बन गया, यानी कि ए कम हुआ तो पी बढ़ा, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो देखो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन भी क्या करती चली गई, बढ़ती चली गई। और जब कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई तो देखना भाई T1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, और T2 टाइम में कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। देखो बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा आपको। इतनी बात ग्राफ देखो, ग्राफ बिल्कुल इजीली दिख रहा है, आराम से दिखना। अब देखो जरा आप, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब अगर आप रेट लिख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, रेट किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो। तो जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर लिख रहे हो रेट, तो देखो साइन कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि इज इक्वल टू प्लस का साइन ब्रैकेट डेल्टा सी। देखो भाई कौन सा टाइम ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, C2 है, तो नीचे मैंने हमेशा टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, पहले ही लिख लो T2 माइनस T1 ब्रैकेट में C2 माइनस C1, बस हो गया। यानी कि रेट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या आया, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये लगता है कि कभी नीट में यहां से क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए, ठीक है, यहां से बात ना पूछ ली जाए, तो यहां पर कंडीशन क्या हो गई, C1 इज ग्रेटर देन C2, क्या हो गई, C1 इज ग्रेटर देन C2 हो गया। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, C1 इज ग्रेटर देन C2 हो गया। ठीक, ये तो थी एवरेज रेट की बात कि एवरेज रेट बेटा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे ग्राफ बनता है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे ग्राफ बनता है, रेट के एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो, चाहे आप एवरेज रेट पढ़ो, चाहे आप रेट पढ़ो, और चाहे आप इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ो, कोई भी रेट पढ़ो, ठीक, सबकी यूनिट एक ही होगी, सबकी यूनिट क्या होगी, इससे पहले रुक जाइए, हम लोग इंस्टेंटेनियस पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद यूनिट लिखते हैं, ठीक, कोई भी रेट पढ़ो। अब इसके बाद देखो, पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ लेते हैं। देखो भाई, आज का लास्ट टॉपिक इंस्टेंटेनियस रेट।
इंस्टेंटेनियस। क्लियर बात? देखो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को। जो रेट बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में मेजर किया जाए, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में मेजर किया जाए, वो रेट क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको रेट मेजर करना हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये रेट मेजर करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। क्या तरीका है उसको देखना है, और इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। दिस रेट मेजर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। दिस रेट मेजर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अभी शॉर्ट टाइम क्या है? ये शॉर्ट टाइम, इस पे बात कर लेते हैं ग्राफ से। देखो ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। मैंने कहा अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात की गई है तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर रेट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? सेम पूरी प्रीवियस कहानी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है। यानी कि ए से कोई रिएक्शन चली, ए से कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई और प्रोडक्ट बनने लगा पी। ए कम होना स्टार्ट हो गया और क्या बन गया? पी प्रोडक्ट बन गया। ठीक, क्लियर बात? अब देखो भाई, अगर मान लो इस पॉइंट पर आपको रेट निकालना हुआ, इस पॉइंट पर, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल की। अब अगर इस टाइम पर अगर आपको बेटा रेट निकालना हुआ तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है इस रेट को निकालने का। देखो क्या? ये लाइन क्या है? ये लाइन नहीं है कोई भी, ये एक टेंजेंट है। क्या है? इस पे टेंजेंट डाल दी। क्या डाल दिया? टेंजेंट डाल दिया। और टेंजेंट डालने के बाद ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। क्लियर बात? इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट है। क्या है ये? टेंजेंट है। और अगर इस पॉइंट पर जब स्लोप निकालना होगा तो स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा। किसी 9th और 10th क्लास में ये बात आप चाहें आपने मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कोई मतलब नहीं है। इतना पार्ट 9th और 10th में पढ़ते हैं हम लोग। डीसी अपॉन डी टी यानी किसी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। यानी कि अब इसका रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन कभी कभी कोई बुक लगा रहे होगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा ही कि इंस्टेंटेनियस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। ठीक है, तो रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, देखो इधर ध्यान से समझना, लिमिट t टेंड्स टू 0 dc अपॉन dt। बस अब ये लिमिट का भैया चक्कर है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? टाइम 0 नहीं है, बहुत कम 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। मतलब फ्रीज से आपने बर्फ निकाली और कट से पिघलना स्टार्ट हो गई तुरंत एकदम, तो टाइम 0 नहीं लगा, बहुत धीरे वो 0 को अप्रोच बोलते नहीं, बहुत कम टाइम में ऐसा हो गया, सडन ऐसा हो गया, अचानक ऐसा हो गया। तो ये क्या कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर एकदम? यानी कि स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा। ये बात भी लिख लो। अब मिलते हैं हम लोग, यानी कि पूरी की पूरी रेट की कहानी खत्म हो गई कि रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। अब लास्ट एकदम, अब बात आती यूनिट की
इसकी यूनिट क्या होती है आपने सबने लिख लिया होगा, ठीक। इसको मैं सब रफ कर देता हूं। देखो अब यूनिट लास्ट एकदम, भाई रेट चाहे कोई भी हो, कोई रेट हो, जर्नल रेट हो, एवरेज रेट बोले, इंस्टंटेनियस रेट बोले, इसलिए मैंने जब रेट लिखा था वहां मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, वरना बच्चे बात अरे सर एवरेज रेट की यूनिट, अरे सर इंस्टेंट, अरे भैया रेट है सारे, बस उनके नाम ही तो अलग अलग है। तो सबकी यूनिट क्या है? मोल। देखो जरा एक बार और, ऊपर होता है कंसंट्रेशन और नीचे होता है टाइम, यही तो लिखते हो। तो कंसंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर में। किसमें होती है? मोल पर लीटर में इनटू 1/टाइम। तो क्या लिख सकते हो? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये देखो यहाँ टाइम इनवर्स लिख दिया, ऐसे घबरा नहीं, ये टाइम चाहे मिनट में हो चाहे सेकंड में हो, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां तक रेट तक की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रेट लॉ की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।